क्या चल रहा है? घरों की मांग और बिक्री में हम तेजी देख रहे हैं। इस बीच ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां पर आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच में कहीं प्रॉपर्टी बाजार को फिर से नजर ना लग जाए। महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। तो रियल एस्टेट कंपनियों का क्या आगे का प्लान हो सकता है? उनके लिए किस तरह की चुनौतियां हैं और बढ़ती ब्याज दरों का सामना वो कैसे करेंगे? इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एनारॉक के सीनियर डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च प्रशांत ठाकुर। थैंक यू सो मच मिस्टर ठाकुर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सब पहले तो जो हमारी फोकस स्टोरी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि रेडी टू मूव इन फ्लैट लिया जाए या अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदा जाए, अगर ये दो ऑप्शन किसी के सामने हो, रेडी टू मूव इन वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, आपको क्या लगता है इनको चुनते वक्त किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सा घर किसके लिए सही रहता है? देखिए, ये दोनों कैटेगरी जो होती है रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरे ख्याल से डिफरेंट सेट ऑफ बायर्स के लिए अलग कंडीशन में सूट करती है। अब जैसे मान लीजिए एक एंड यूजर हो जो कि ईएमआई और रेंट दोनों एक साथ देना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री बहुत सही रहेगी। दूसरी सबसे अहम बात क्या होती है कि अगर आप रेडी टू मूव इन फ्लैट लेते हैं तो उसमें आपकी जो बचत होती है, आपको जीएसटी पे करना नहीं पड़ता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट और कंफर्ट फैक्टर ये हो सकता है एक बायर के लिए कि उसको एक एग्जीक्यूशन रिस्क के थ्रू गुजरना नहीं पड़ता है। उस उस केस में होता क्या है कि उसने मकान खरीदा और इमीडिएटली वो शिफ्ट कर गया, बिकॉज उसके सामने वो कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ पड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से एक रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री एक एंड यूजर के लिए बहुत ही लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट रहता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर एक ऐसा बंदा जो कि अभी तुरंत उसको शिफ्ट नहीं करना या फिर उसकी बजट अभी इमीडिएटली उतनी नहीं, वो होम लोन का बर्डन अभी उतना नहीं लेना चाहता है, देन ही कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होम लोन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए मिलता है। और उसमें फिर उसको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे कि उसको एक बहुत ही अच्छा डेवलपर चूज करना पड़ेगा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा एग्जीक्यूशन का, लोकेशन अच्छा होना चाहिए और उसको कुछ रेरा में जाकर खुद से तहकीकात करनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से ये दोनों कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन अलग अलग सेट ऑफ बायर्स के लिए अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में बेनिफिशियल होती है, पर दोनों में बायर्स को एक जो मैं बोलता हूँ कि एक ड्यू डिलिजेंस जो करना चाहिए वो उसको जरूर करना चाहिए, वो रेरा में जाए और लोकेशन पे खुद जाकर चेक करे। सो मेरे ख्याल से इन परिस्थितियों में फिर उसको किसी भी नुकसान की आशंका नहीं होती है। राइट, यानी कि आपने बता दिया आपका प्रोफाइल कैसा है, आप किस लिए उस घर को लेना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा, वक्त कितना है, आपकी जेब कितना आपको अलाउ कर रही है, उस हिसाब से आपको ये फैसला लेना है। सबका इंडिविजुअल फैसला हो सकता है, तो हम शायद दोनों को आमने सामने नहीं रख सकते, दो विकल्प हैं, आपको कौन सा सूट करेगा। अब मैं पूछना चाहूँगी जो चैलेंजेस हैं अभी मिस्टर ठाकुर रियल एस्टेट के सामने, एक मुश्किल दौर से गुजर चुका है लेकिन लग रहा है कि आप फिर से वो मुश्किल दौर आ सकता है। ब्याज दरें बढ़ रही हैं, होम लोन जो है 2 साल तक एक तरह से होम लोन पर जो ब्याज था वो स्टैग्नेंट रहने के बाद बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल अभी नहीं लग रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है रियल एस्टेट के लिए ये वक्त, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमें लग रहा था कि इट्स अ कमबैक, फिर चीज़ें जो है वो वापस ठीक हो रही हैं, पर चैलेंजेस हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि थोड़े चैलेंजेस हैं और ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए, सभी इंडस्ट्री के लिए। पर हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। रियल एस्टेट काफी लंबे समय के मंदी के बाद निकला है, काफी रेगुलेटरी चेंजेस के थ्रू ये सेक्टर गुजर कर बाहर आया है, जैसे कि आप रेरा डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद। इनका एक फायदा ये हुआ है कि सेक्टर पहले से काफी क्लीन हो चुका है। जितने भी वीक और शेडी डेवलपर्स थे, मुझे लगता है वो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। आज के दौर के इंडस्ट्री को आप देखिए, रियल एस्टेट जो मैं बोलूंगा वर्जन 2.0, इसमें जो ग्रेड ए डेवलपर्स हैं वो आज के दौर में कमबैक उन्होंने लीड किया है। बायर्स भी काफी इवॉल्व हो चुके हैं, ये मार्केट एंड यूजर ड्रिवन है और ये कमबैक आप देखिए तो 2-3 चीजों पे बेस्ड है। एक तो अफोर्डेबिलिटी इज ऑल टाइम बेस्ट, होम लोन दरें आपकी काफी कम अभी भी हैं,
हालांकि अभी 2 बैक टू बैक रेट हाइक हुई है, पर फिर भी अगर आप देखें 2007 या 8 के तुलना में अभी भी हम काफी नीचे हैं। एक समय हमारा होम लोन 14% हुआ करता था और इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में था। सो इंडस्ट्री भी काफी अभी स्ट्रांग हो चुकी है। हमारे जो रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स है उनकी बैलेंस शीट भी अभी पहले से काफी स्टेबल है। और आप एक चीज देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि डेवलपर अभी बहुत सोच समझकर काफी मार्केट रिसर्च करके प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। सो ये जो एंड ड्रिवन यूजर मार्केट है, ये मुझे लगता है काफी स्टेबिलिटी देने वाला है। पर आपने जो आशंकाएं जो जाहिर की वो भी काफी अभी आज के दौर में काफी सही लग रही हैं कि होम लोन रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से डेवलपर्स के ऊपर काफी प्रेशर है प्राइस बढ़ाने का। पर मेरे ख्याल से 5 से 6% का जो प्राइस इंक्रीज है आज के डेट पे बायर्स भी एब्जॉर्ब करने को तैयार है, क्योंकि वो भी समझता है कि इस महंगे दौर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है और एंड यूजर अब जो आपके जो ग्रेड ए डेवलपर्स हैं उनके स्टॉक को खरीदने में काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि डेवलपर्स ने भी अभी बहुत ही ज्यादा प्राइस हाइक नहीं की है। अगर आप ये देखें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री सुधरना शुरू हुई थी, तब डेवलपर्स ने काफी तेजी में प्राइस राइज किया था, जिसकी वजह से डिमांड काफी फिर मंदी में चली गई थी। इस बार यानी आपका कहना है कि एक मैच्योर मार्केट, एक मार्केट में मैच्योरिटी आई है और अगर एक पैर ऊपर जा रहा है तो दूसरा पैर बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा है, यानी जो लीड हम देख रहे हैं। आपने बहुत सही वर्ड यूज किया कि काफी मैच्योरिटी आई है, बोथ डेवलपर्स के तरफ से भी और बायर्स की भी तरफ से। लेकिन ये जो है क्रेडाई एनसीआर का एक रिपोर्ट आया है और ये सर्वे कह रहा है कि जो बायर है उसकी डिमांड में कोई भी कमी नहीं आई है। बढ़ती ब्याज दरों ने भी उनके जो भी डिमांड थी उस पर कोई भी असर नहीं डाला। ऑलमोस्ट 70 to 80% बिल्डर्स जो क्रेडाई एनसीआर के सर्वे का हिस्सा थे उनका कहना है कि ब्याज दरों का कोई असर नहीं है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के बारे में, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम डिमांड पर असर देखेंगे? क्या अभी इमीडिएट इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे हैं ब्याज दरों के बढ़ने का, या फिर इसका कोई असर नहीं देखेंगे? देखिए, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट में ये जो बाइंग का जो दौर आया है 10 साल के बाद आया है, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो कि काफी साल से मकान लेने की सोच रहे होंगे, पर चूंकि एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल नहीं था इन टर्म्स ऑफ बायर्स के, काफी आप नेगेटिव न्यूज आपको सुनने को मिल रहा था, जहां आप देख रहे थे काफी स्टक प्रोजेक्ट थे, डिलेड प्रोजेक्ट थे, डेवलपर्स टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहा था, प्राइसेस भी काफी हाई थे, होम लोन रेट ज्यादा हुआ करती थी। पर अभी ये सारी चीजें मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो चुकी हैं। रेरा के आने के बाद मार्केट में बायर्स के अंदर एक थोड़ा भरोसा आया है, और जैसा कि मैंने कहा कि ग्रेड ए कॉर्पोरेट डेवलपर्स ने इस बार मार्केट में काफी ट्रांसपेरेंसी लाई है। होम लोन की दरें अभी भी काफी कम है, तो मेरे ख्याल से ये डिमांड काफी सालों के बाद आए तो ये थोड़ा रहने वाला है। लेकिन अगर 2 या 3 चीजें एक साथ होती हैं तब शायद हमें थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेगा। और वो 2-3 चीजें एक साथ होने की जो संभावना की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से नंबर 1 है कि होम लोन की दरें और ज्यादा ऊपर की तरफ जाए। अगर आरबीआई 3 या 4 होम लोन इंटरेस्ट रेट की हाइक अगर करता है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा होम लोन रेट में। इन्फ्लेशन पे अगर लगाम नहीं लगाया जाता है अभी, तो हो सकता है कि आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़े, जिसकी वजह से डेवलपर्स को भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो होम लोन रेट का बढ़ जाना, प्राइसेस का भी बढ़ जाना, दोनों एक साथ होना, तब शायद थोड़ी सी मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ेगी। पर अभी फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए स्टील और सीमेंट की प्राइसेस थोड़ी अब कम होना शुरू हुई हैं। आरबीआई ने ये सिग्नल देना शुरू किया है कि वो मतलब कोशिशें तो हर तरह से हो ही रही हैं। आरबीआई भी अपने स्तर पर कोशिशें कर रहा है, बार बार इस तरह से अगर पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन को ही काबू करने के लिए है। पर मिस्टर ठाकुर, एक बात, आपकी जो रिपोर्ट है, एनारॉक की जो एक रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि जो अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर था उसमें आप लोगों ने एक डिप देखा है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं हम बढ़त देख रहे हैं। तो ये जो इतनी सारी जो रिपोर्ट्स हैं, कोई कहता है कि डिप है, कोई कहता है बढ़त है, इसे एक होम बायर कैसे समझे? और इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो डिसाइड करना चाहता है तो इस समय का मार्केट आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर मैं कहूँ तो? देखिए, हमारी रिपोर्ट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमने पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया, जिसके हिसाब से 15% की डिप दिखी है सेल्स में, जो कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि ये एक सीजनल फैक्टर है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान देने की जरूरत है
कि ट्रेंड अपवर्ड ही रहा है। पिछले 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखें तो लॉन्चेस और सेल्स काफी स्ट्रांग रही है, इंक्लूडिंग ये क्वार्टर भी। इस क्वार्टर में थोड़ी जो सेल्स में हमने मंदी दिखी है, वो बेसिकली मुझे लगता है डेफरमेंट ऑफ परचेज डिसीजन होगी। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि 2 साल के बाद ये गर्मी छुट्टियां जो पड़ी हैं इस क्वार्टर में, बहुत लोगों ने छुट्टियों में बाहर जाने का डिसाइड किया, लोगों ने लंबी वेकेशन ली, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परचेज डिसीजन को थोड़ा डेफर किया है। ओके। तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा, बस वो डिमांड थोड़ी डेफर हुई है। तो ओवरऑल एक बायर को अभी ये देखना चाहिए, मैं 2-3 चीजें बोलूंगा कि अगर आपको एंड यूजर अगर आपको अपने खुद के कंजम्पशन के लिए मकान खरीदनी है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर समय आपको दोबारा मिलने वाला है नहीं। क्योंकि अभी भी प्राइस बहुत कम है, होम लोन रेट अभी भी कम है, हो सकता है फ्यूचर में वो बढ़े। आपके पास बहुत सारे रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री के ऑप्शंस मार्केट में हैं, और बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स के न्यू लॉन्चेस भी आए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने खुद के कंजम्पशन के लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की इस बार जरूरत नहीं है। राइट। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तब आपको थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस, समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप किस प्राइस पॉइंट पे ले रहे हो, किस डेवलपर का प्रोजेक्ट ले रहे हो, किस लोकेशन पे ले रहे हो, और किस रेट पे ले रहे हो। पर अगर आप खुद के लिए ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की और जरूरत नहीं इमीडिएटली है। रहने के लिए ले रहे हैं तो दिस इज द एब्सोल्यूट राइट टाइम, प्रशांत कहते हुए। प्रशांत, एक और बात, एनसीआर क्रेडाई ने एक जो सर्वे निकाला उसमें वो कह रहे हैं कि डेवलपरों का मानना है कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के एंड पर जो देरी हो रही है वो उनके प्रोजेक्ट्स को और डिले करती है। और बात यही हुई थी जब रेरा आया था कि सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए मंजूरियाँ मिलेंगी, कोई देरी नहीं होगी। तो उनका कहना कि इन अथॉरिटीज़ को भी अब जो है जवाबदेह ठहराने के लिए इनको रेरा के अंडर लाना चाहिए। आप डेवलपरों की इस मांग को कितना जायज़ मानते हैं और क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से काफी वैलिड डिमांड है और ये होने की भी जरूरत है। अभी अगर आप देखिए, रेरा ने डेवलपर्स के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि आपको समय पे कंप्लीशन देना है। आप अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते हो तो बहुत सारी पेनल्टीज हैं। पर हमने एक चीज देखा है कि एक डेवलपर के पास बहुत कम ही मैन्यूवरिंग स्पेस रहता है, क्योंकि उनको अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। सो मेरे ख्याल से जिस तरीके से एक बायर को, एक डेवलपर को जिम्मेवार ठहराया जाता है टाइमली कंप्लीशन के लिए, मुझे लगता है अथॉरिटीज जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं एक टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में बाय प्रोवाइडिंग टाइमली अप्रूवल, उनको भी इस दायरे में लाना चाहिए ताकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो मेरे ख्याल से ये मांग काफी जायज है, पर कितना ये फुलफिल हो सकता है ये अभी सोचने वाली बात है। ओके।